ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम PGCIL पावर ग्रिड का स्किल टेस्ट का न्यू बैच स्टार्ट कर दिए हैं। जो साथी शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो इसी न्यू बैच में शामिल हो जाएं और आपको स्किल टेस्ट सीखने के लिए अपना इंस्टीट्यूट है सीकर राजस्थान में, विनायक स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो खूड़ गांव और डिस्ट्रिक्ट सीकर स्टेट राजस्थान में पड़ता है। तो आज से 1 जुलाई से हमने पावर ग्रिड स्पेशल बैच चलाया है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट आ चुके हैं स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए। तो ये जो स्टूडेंट आए हुए हैं इनका आज बेसिक क्लासें चलेंगी, सुरक्षा सावधानियां और बेसिक टूल्स, इलेक्ट्रिशियन के रोजाना काम में आने वाले जो हैंड टूल होते हैं उनका क्या उपयोग है, कौन सा हैंड टूल काम में लिया जाता है और इलेक्ट्रिकल संबंधित काम करने के लिए कौन सी सुरक्षा सावधानी रखी जाती है, कौन से इनको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। आज अपन बेसिक क्लास लेंगे इसकी, सुरक्षा सावधानी, हैंड टूल्स और कौन से इनको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। पूरा इनको ट्रेड प्रैक्टिकल की जो लैब है उसका रिव्यू करवाएंगे, इनको बताएंगे कौन सा इनको प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। तो जो भी साथी स्किल टेस्ट सीखना चाहता है वो इस डिस्प्ले पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे अब हमारी ट्रेड टेस्ट की। तो जो स्टूडेंट आए हुए हैं ये क्वालिफाइड है पावर ग्रिड के अंदर। आपका जोन और कितने आपके मार्क्स हैं, है ना, कौन कौन से स्टेट से आप आए हुए हो, तो आप बताओ इनको सब। आप पहले तो अपना एड्रेस और ये बता दो हमारी। नमस्कार साथी, मैं भरतपुर वैर से आया हूँ। मेरा PGCIL में हुआ है। मेरे मार्क्स आए हैं 111 और मेरा NR 3rd से है। NR 3rd। मेरा नाम है शैलेश राजेंद्र मनवर। मैं आया हूँ एट पोस्ट इंजाला, तालुका डेवटी, डिस्ट्रिक्ट वर्धा, स्टेट महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नंबर है 95। मेरा नाम है दीपक पटेल। मैं मध्य प्रदेश की दमोह जिले से आया हूँ। PGCIL में मैंने NER से फॉर्म भरा था। मेरा 112 नंबर है। हेलो दोस्तों, मेरा टेक्नीशियन भी में पास में URSC में हुआ है और इसके लिए सर के यहाँ हम स्किल टेस्ट के लिए आए हैं। और कहाँ से आए हो आप? हम सर यूपी से, इलाहाबाद से, इलाहाबाद प्रयागराज यूपी से हैं जी। आगे। और सर आपके यहाँ यही मतलब स्किल के लिए आए हैं सर? हाँ, स्किल टेस्ट सीखने के लिए आए हैं। आज से इनका बैच स्टार्ट कर दिया है और 1-2 दिन आपको प्रैक्टिकल इनको क्या सिखा रहे हैं वो भी आपको रिव्यू करवाएंगे। और जो भी आपके साथी हैं उनको भी, कोई साथी आपका ये कंफ्यूज में है कि वहाँ पता नहीं क्या सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, तो प्रैक्टिकल में 1% की कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रैक्टिकल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 70 से प्रैक्टिकल है। हर प्रैक्टिकल की बारीकी से और तैयारी करवाएंगे 100%। और आज से पीछे भी हमने स्किल टेस्ट की तैयारी करवाई है, 100% हमारा परिणाम रहा है। और भगवान की दया से आपका भी, सभी जो स्टूडेंट आए उनका भी सिलेक्शन हो, ये हमारा दवा उपलय का साथ रहा तो आपका सबका सिलेक्शन है। आगे। थैंक यू सर। हेलो साथियों, मेरा नाम रामकेश है। मैं राजस्थान के बूंदी जिला से आया हूँ। मेरा पावर ग्रिड में 96 नंबर है, NR 3rd से। NR 3rd। मेरा नाम प्रदीप कुमार मीणा है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, राजस्थान से, और मेरा RFCL में 113 नंबर है। हेलो साथियों, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं डी से हूँ और मेरे RFCL में 110 नंबर है। आप RFCL की कर रहे हो ना? तो जो साथी इसरो के हैं, इसरो, RFCL और बार्क, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस इसमें सेम है इलेक्ट्रिशियन का। तो जिनका बार्क स्किल टेस्ट होना बाकी है वो स्टूडेंट RFCL में बढ़िया नंबर हैं, 110-15 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, वो भी आराम से आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। साथ में इसरो टेक्नीशियन बी का भी रिजल्ट आ गया है, तो जो साथी इसरो में क्वालिफाइड है वो भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकता है। तो अपन बात करेंगे, आप ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रीशियन किसको कहा जाता है? विद्युत से संबंधित मशीनों को सुधारने वाला या उनका निर्माण करना। विद्युत से चलने वाली मशीन, उपकरण के रख रखाव
अनुरक्षण, मरम्मत और निर्माण करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। अब ये विद्युत से चलने वाली मशीनों का जो मिस्त्री होता है उसको क्या कहते हैं अपने? इलेक्ट्रीशियन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्या है। विद्युत क्या है? पता है किसी को विद्युत क्या है? आप ITI पास करके आए हो, आप PGCIL में रिटर्न एग्जाम पास किया है, तो आपको विद्युत का पता होना चाहिए कि विद्युत क्या है। बता सकते हैं? विद्युत एक प्रकार से एनर्जी होती है, हम्म, देख नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। उसके विद्युत प्रभाव- एक प्रकार की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपन देख नहीं सकते, इस ऊर्जा को अपन पकड़ नहीं सकते। केवल ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा कोई भी हो, उसको एक रूप से दूसरे रूप में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। इसको न तो देख सकते हैं, न इसको पकड़ सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदल सकते हैं। इसके केवल प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे प्रभाव, विद्युत के प्रभाव कई हैं। जैसे ये लाइट जल रही है, कौन सा प्रभाव है? प्रकाशीय प्रभाव। इससे अपन कोई इमर्शन रोड, कोई प्रेस, कोई हीटर चलाएं तो कौन सा प्रभाव में हो जाएगा? हीटिंग प्रभाव। अगर कोई बैटरी अपन चार्ज कर रहे हैं तो कौन सा प्रभाव हो गया? रासायनिक प्रभाव। अब विद्युत से जो एक्सरे मशीन चलती है उसका कौन सा प्रभाव हो गया? किरण प्रभाव। ठीक है। और कौन कौन से प्रभाव में? अगर कोई कॉइल के अंदर अपने विद्युत सप्लाई देते हैं तो उसमें मैग्नेट बनती है, तो वो कौन सा हो गया? चुंबकीय प्रभाव। ऐसे विद्युत के कई प्रभाव। ठीक है। केवल इसके प्रभाव का अपने अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कोई भी मशीन, उपकरण, कोई भी प्रेस हो, कोई हीटिंग एलिमेंट हो, कोई भी, लेकिन वो गर्म होता क्यों है? क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर हमेशा धारा प्रवाहित होती है, तो ही वो क्या होगा? प्रभाव उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्रभाव उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा क्या होती है बताओ पहले? तो धारा सर ये होता है कि जैसे फ्री इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, रेट ऑफ टाइम। अगर परिभाषा की बात करें अपने, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आवेश की जो प्रवाह की दर है उसको क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? मूव करते हैं उसके अंदर, तब क्या होता है? करंट फ्लो होता है। ठीक है। तो विद्युत का पता लग गया आपको, विद्युत क्या होती है। और विद्युत से जो उपकरण चलते हैं, उसके मशीन हो चाहे उपकरण हो, उसके कारीगर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। विद्युत का पता चल गया, विद्युत से संबंधित कार्य करने वाले कारीगर का पता चल गया। लेकिन विद्युत क्या है कि कोई भी, आप बता रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अपने शरीर के अंदर, मान लो मशीन के अंदर जा रहा है तो प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, कहीं चुंबकीय, कहीं प्रकाशीय, कहीं उसमें। तो अपने शरीर के अंदर, अपना शरीर भी क्या है? एक चालक है। इस चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मूव करेंगे, तो वहां भी कोई ना कोई क्या होगा? प्रभाव उत्पन्न हो, इफेक्ट होगा। और उस इफेक्ट से, ये तो उपकरण है, इनका तो बेनिफिट है, और अपने शरीर से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका क्या है? नुकसान है। उस नुकसान को क्या कहते हैं अपने? दुर्घटना, क्षति। ठीक है। उस क्षति से बचने के लिए आपको सुरक्षा सावधानी अपनानी जरूरी, क्योंकि विद्युत अपने शरीर से प्रवाहित होगी तो अपनी जो मांसपेशियां हैं, जो रक्त की जो नलिकाएं हैं, वो क्या है? आपस में सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने से रक्त का प्रवाह है वो एकदम से रुक जाता है। रुक जाने से क्या होगा? अपने हृदय गति क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। अब आप ट्रेड टेस्ट के लिए आए हो, आपको सुरक्षा सावधानी पहला काम है। इसमें एक कहावत है कि सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। काम आपको 100% सिखाया जाएगा, हर प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में लैब में प्रवेश होते हुए और इलेक्ट्रिक संबंधित कार्य करते समय आपके दिमाग में सुरक्षा सावधानी का एक एक पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। तो सुरक्षा सावधानी एक होती है दुर्घटना। दुर्घटना क्यों होती है? कि सुरक्षा सावधानी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सुरक्षा सावधानी, और ये कौन कौन से कारण हैं जिससे अपन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि सुरक्षा, दुर्घटना के क्या क्या कारण हैं, उस दुर्घटना से बचने के क्या क्या उपाय। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। अब पहले अपन बात करेंगे दुर्घटना होने के कारण। कारण में पहला पॉइंट है
कि जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके प्रति सजग नहीं रहना, क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा किसी कार्य करने के लिए, आपको मैं प्रेशर दे दिया कि आप करो, उसमें क्या होता है कि हमेशा दुर्घटना का शिकार बन जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना। आपको मैं बोल दिया कि आपको हेलमेट लगाना है, हेलमेट से क्या सुरक्षा है? सुरक्षा। अब ये पंखा चल रहा है, अपने इसको रोजाना चेक नहीं करते। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं पंखा हिलता है तो पंखे को हिलने से क्या होता है, इसका नट बोल्ट होता है ऊपर, वो लूज हो जाता है, लूज नहीं होता तो वो कट जाता है, कट करके एक दिन ऐसा आता है कि वो चलते कंडीशन में क्या होगा, नीचे। और अपनी क्या आदत होती है कि पंखा जहां चल रहा है उसके नीचे हवा आती है, और हवा आएगी वहीं अपने बैठेंगे या सोएंगे तो पंखा क्या करेगा, अपने ऊपर आ गिरे, तो ये भी क्या हो गया, नुकसान। आप काम कर रहे हो, मान लो कि वो तो अलग बात होगी, अपना सोना बैठना, आप अपन काम कर रहे हैं, यहाँ वर्कशॉप है, ऊपर कई प्रकार की इंगल गाटर वगैरह लगी रहती हैं, उनमें से कोई भी टूट के नीचे गिर जाए, अपने सिर पे लग जाए, सिर में लगने से तुरंत क्या हो जाती है, मौत। उससे बचने के लिए अपन क्या लगा दिया, हेलमेट। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां शोर शराबा ज्यादा होता है, वहां कानों में कुछ नहीं सुनता है, तो आप 5-7 साल कोई भी कंपनी या कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब करोगे तो शोर शराबे से क्या हो जाएगा, आपके कान खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या सेफ्टी है, एयर प्लग। कहीं केमिकल प्लांट है जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है और वहां कर्मचारी काम भी करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको, मास्क चाहिए, मास्क चाहिए। एक अपन जो वेल्डिंग शॉप है, जगह जगह वेल्डिंग चल रही है, अपन वेल्डिंग को देखेंगे तो अपनी आंखों में क्या हो जाती है, चिंगारियां घुस जाती हैं, और वो क्या होती हैं, आंखें खुलना ही बंद हो जाती है। उससे बचने के लिए क्या होते हैं, हाथ स्किन या चश्मा, चश्मा आता है, हाथ स्किन तो जैसे अपन वो काम करते हैं तब चालू करते हैं, तो उससे बचने के लिए चश्मा। अपन बिजली का काम कोई चालू लाइन पे कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। ये बात आपको कोई भी कंपनी हो, कोई डिपार्टमेंट हो, आप जाते हो वहां कार्य करते हो तो पहले आपको सुरक्षा सावधानियां बताई जाती है। हाँ, दस्ताने होते हैं वो, ये भी काम में आ जाते हैं, बता रहा हूँ। रबड़ वाले भी होते हैं, कपड़े के भी होते हैं, सारे कार्य के अनुसार आपको वो क्वालिटी सुधार देते हैं। अब चालू लाइन है, आप ग्लव्स पहन के आपको करना चाहिए कि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि वहां लाइन ट्रिपिंग करना नामुमकिन होता है, और कुछ छोटा काम होता है जैसे अपन चालू लाइन पर भी करते हैं, ठीक है, वो करते समय आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सुरक्षा सावधानियों के बारे में पहले आपको अवगत करवा दिया जाता है, आपको पता भी है और पता हो जाता है। कोई भी अपन गलत काम करते हैं तो अपने अंदर ये महसूस हो जाता है कि अपन गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने सुरक्षा सावधानी के विरुद्ध कर रहे हैं, तो ऐसे करने से भी क्या होती है, दुर्घटना होती है। ऐसा नहीं करना है, लापरवाह नहीं होना है, कोई भी काम करो अपनी सुरक्षा सावधानी पहले अपनानी है। तीसरा पॉइंट है कि कार्य के प्रति गंभीर न होना। कोई भी काम करो, मैं आपको बता दिया कि ये प्रेस है, इस प्रेस का आपको फिटिंग करनी है, आप इसके प्रति गंभीर ही नहीं है, आप बात कर रहे हो इधर उधर मजाक कर रहे हो और आपका हाथ कहीं लग गया और आप विद्युत शॉक लग गए, ठीक है। गंभीर होना, कोई भी काम करो, मजाक के टाइम पर मजाक, रेस्ट के टाइम पर रेस्ट, सोने के टाइम पर सोना, काम के टाइम पर काम, वही दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। एक अपन मान लो कि कोई भी टेंशन है, अपन टेंशन में काम कर रहे हैं तो अपना दिमाग तो वहां है और काम किधर कर रहे हैं, उससे भी क्या एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है कर्मचारी। एक होता है मेन पॉइंट, ये होता है कि औजारों का सही उपयोग नहीं करना। आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये इलेक्ट्रिशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, ठीक है। अब ये इसका इंसुलेशन कटा नहीं होना चाहिए, आप लापरवाह हो जाते हैं, कई बार क्या होता है इंसुलेशन खराब हो जाता है, एक प्लास की 100-150 रुपए कीमत है, उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, कर लेंगे, इससे कर लेंगे, ये लापरवाही नहीं करनी है। अगर कोई थोड़ा बहुत कट भी गया तो उस पर क्या करो, आप पीवीसी टेप लगा, उसको अचालक करना है। तो औजारों का सही उपयोग करना है, सही औजारों का ही उपयोग करना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है कार्यशाला। ये जहां आप काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट की बात है कि कार्यशाला कार्य करने योग्य नहीं होने से भी क्या होती है, दुर्घटना। जैसे कार्यशाला में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं होना, कार्यशाला में अपने खड़ी होने की जगह नहीं होना, आपको भर दिया कार्यशाला को कि आपको काम करना है, इधर गया तो इधर मशीन फंस गया, इधर गया तो इधर,
ये भी क्या है, दुर्घटना का चिन्ह। कार्यशाला में जहां भी आप काम करो वहां आपके पास काम करने के लिए पर्याप्त जगह, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी आवश्यक है। अगला पॉइंट है, कार्यशाला में स्वच्छ वायु का आवागमन नहीं होना। अब मान लो कि आप बता दिया केमिकल प्लांट है, वहां सांस लेना ही नामुमकिन हो, वहां भी काम आपको करना नहीं चाहिए। वहां भी आपको पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन मिलना जरूरी, ठीक है। और ये दुर्घटना के कारण हो गए। अब आपको इस दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करनी है वो देखना है। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है। पहला पॉइंट क्या था, कार्य के प्रति सजग नहीं होना। तो क्या होना चाहिए, कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। कार्य में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही जाना चाहिए। आप मान लो कि गले के अंदर दुपट्टा लगा लिया और कोई मशीन में फंस गया, है ना, तो मशीन के साथ लिपट गया और आपको नुकसान होगा। ऐसा भी नहीं करना। पर्याप्त जैसे अपना पोशाक में है इसी अनुसार हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोशाक मिलती है। कंपनी हो, कंपनी में भी सुरक्षा सावधानी के प्रति बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहते हैं, तो आपको भी अलर्ट मोड पे ही रहना है। फैशन डिजाइनिंग नहीं करनी है आपको। कई लड़के ऐसे होते हैं कि हाथ में चालक का कड़ा पहन लेते हैं। आप में भी है, कौन सा मैं देखा था, हाँ, ये सुरक्षा सावधानी के प्रति सही नहीं। आप मान लो काम कर रहे हैं, इनको काम करो। मान लिया आपकी कोई भी फैशन होगी, आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन विद्युत संबंधी कार्य करते समय ये हाथ में आपको नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन काम कर रहे हैं, अपना हाथ तो बचा रहे हैं, लेकिन ये आपका धात्विक ये जो कड़ा है, छल्ला है, ये कहीं सप्लाई का बोर्ड के टच हो जाएगा तो क्या होगा, झटका लग जाएगा, है ना। अब मैं बैठा हूं ना, नाल भी नहीं हाथ में, ठीक है, ये रखना। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये दागे में कोई फर्क नहीं, लेकिन चालक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुरक्षा सावधानी बचने के लिए पहला पॉइंट हो गया कि पोशाक पहनकर आए। दूसरा पॉइंट क्या हो गई, सुरक्षा चिन्हों का पालन करना है। सुरक्षा चिन्हों का, अब मशीन है, मशीन पर मैं आपको बता दिया कि यहाँ खतरा है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में जो भी मशीन होती है उसमें उसकी क्षमता के अनुसार वहाँ टैग लगा होता है, सुरक्षात्मक चिन्ह लगा होता है कि ये डेंजर है, 440 वोल्टेज है, कहीं 11,000 वोल्टेज, कहाँ 33,000। तो उसके अनुसार कोई भी मशीन को छूने से पहले आपको टेस्ट आपके पास उसमें लगा के देख लो कहीं लीकेज करंट तो नहीं आ रहा, डायरेक्ट उसको क्या करना है, छूना नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि आप कोई भी सप्लाई का बोर्ड ऑन करो तो ऑन करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस लाइन के ऊपर कोई आदमी काम तो नहीं कर रहा है, कि बाई चांस वो लाइन को ऑफ कर दिया और पीछे से आप आए और उसको ऑन कर दिया। इससे भी क्या होता है, दुर्घटना होती है। अगर आप देख के करोगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं, ठीक है। और सही औजारों का उपयोग करना है, ठीक है। कार्य करते समय सही औजारों का उपयोग करता है। फ्री माइंड काम करना है, कोई भी नशा पता करके आपको नहीं करना। फिर भी मान लो कोई गलती हो जाती है या कोई कारणवश कोई गलती से कोई आदमी शौक पर लग जाता है, तो उसके लिए भी प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी है या होनी भी चाहिए वहां जहां आप काम कर रहे हो, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। मेन सप्लाई का बोर्ड का भी आपको पता होना चाहिए कि मान लो कोई आदमी को करंट लग गया है तो कहाँ से इसको ऑफ करना है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो सुरक्षा के प्रति आपको सजग रहना है और काम करने से पहले आपको सुरक्षा सावधानियों का दिमाग में लाना है, ठीक है। अब बात करेंगे अपने ये जो औजार है, औजारों का अपन एक औजार टू औजार बात करेंगे। तो ये तो आपके इलेक्ट्रिशियन के रोजाना काम में आने वाले औजार है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अपने प्रैक्टिकल कौन कौन से अपने करवाने वाले, कौन से प्रैक्टिकल में कितने प्रैक्टिकल है ना। तो ये तो औजारों का है, इसका तो उपयोग मैं आपको बता दूं। अब आ जाओ इधर मेरे पास। ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वैद्युतिक मापक यंत्र। ये वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होते हैं, हाँ, वैद्युतिक राशि को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र कहते हैं। वैद्युतिक राशि कौन कौन सी होती है, जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर, ये क्या होती है, वैद्युतिक राशि होती है। तो जैसे अपने करंट मापेंगे तो कौन से मीटर से मापेंगे, एम्पियर मीटर से। इस मीटर का कनेक्शन सप्लाई या लोड के श्रेणी क्रम में होता है। इनका कनेक्शन भी सिखाएंगे आपको।
ये वोल्ट मीटर है, कौन सी राशि को मापेगा? वोल्टेज को। ये पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये कौन सा मीटर है? वाट मीटर है। इसका कनेक्शन कैसे होगा? सीरीज और पैरेलल दोनों में होगा, क्योंकि इसमें 4 टर्मिनल हैं। 4 टर्मिनल किसके हैं? सीसी कवाइल और पीसी कवाइल। सीसी कवाइल करंट कवाइल होती है जो सीरीज में जुड़ती है, प्रेशर कवाइल समांतर में जुड़ती है ना। एक मीटर है पावर फैक्टर मीटर, इसमें भी 2 कवाइल होती हैं। ये क्या मापता है? पावर फैक्टर मापता है। पावर फैक्टर लोड के अनुसार अलग अलग होता है। लोड कितने प्रकार के होते हैं सप्लाई में? कौन कौन से? रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। इंडक्टिव, रजिस्टिव और कैपेसिटिव में इंडक्टिव जो लोड होता है उसका पावर फैक्टर कैसा होता है? लैगिंग होता है। कैपेसिटिव का लीडिंग होता है। रजिस्टिव का यूनिटी होता है। तो उसको मापने के लिए अपन कौन सा मीटर काम में लेंगे? पावर फैक्टर मीटर काम में। ठीक है। उसके अलावा अपनी जो एनर्जी है, सप्लाई की जो वैद्युतिक खपत है, वो किससे मापते हैं? एनर्जी मीटर से। ये लगा, ठीक है। एनर्जी अपनी ऐसी सप्लाई है, वो फेज क्रम के आधार पर सिंगल फेज भी होती है और 3 फेज भी होती है। सिंगल फेज का मीटर अलग आता है, 3 फेज का मीटर अलग आता है। ये 3 फेज एनर्जी मीटर, ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ठीक है। उससे आगे अपन बात करें, एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानते हो क्या? क्या होती है? 1 सेकंड में वो कितनी 1 सेकंड में साइकिलों की संख्या, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आवेश चलता है ना। हाँ, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज भी माप सकते हैं और 3 फेज। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन और 230 में सिंगल फेज, कॉमन 440 में 3 फेज। अपने फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 50 है ना। अब आता है अपना, एक होता है ओम मीटर। ये होता है ओम मीटर। ओम मीटर से क्या मापते हैं? अपने रेजिस्टेंस मापते हैं। और रेजिस्टेंस मापने के लिए एक और आता है वेट स्टोन ब्रिज। ये है वेट स्टोन ब्रिज। इससे अपन क्या मापते हैं? अज्ञात प्रतिरोध मापते हैं, जिसका अपने को मान पता नहीं है, ज्यादा मान है, तो इसको किससे मापते हैं? अपने वेट स्टोन ब्रिज से। ठीक है। और एक होता है क्लैंप ऑन मीटर। करंट नापते हैं। ये मल्टीमीटर की तरह वोल्टेज भी मापता है, लेकिन इसका मेन कार्य क्या है कि किसी भी चालक तार को बिना काटे चलती लाइन में इसमें क्या माप सकते हैं? अपने करंट माप सकते हैं। ठीक है। क्या नाम है इसका? क्लैंप क्लैंप है ना। टोंग टेस्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और वैद्युतिक मापक यंत्रों की बात करें अपने, एक होता है मेगर। मेगर से क्या मापते हैं? हाई उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध। मेगर से चालक इंसुलेशन, जैसे केबल का इंसुलेशन हो गया, वाइंडिंग का इंसुलेशन हो गया, ये मापते हैं। ये क्या किस में मापता है? मेगा ओम में मापता है। ठीक है। ये है मेगर। मेगर एक होता है अर्थ टेस्टर, जो अर्थिंग का प्रतिरोध मापता है। अर्थ टेस्टर है अपने पास, डिजिटल में दिखाता हूं आपको। ये है अर्थ टेस्टर। ठीक है। इससे क्या मापते हैं? अर्थिंग का रेजिस्टेंस। अर्थिंग जानते हो क्या होती है? क्या होती है अर्थिंग? बॉडी या मशीन को अर्थिंग एक सुरक्षा साधन होता है, जो पृथ्वी में क्या होता है, अपन कोई भी जैसे पाइप लगाते हैं तो पाइप अर्थिंग हो जाती है, रोड लगाते हैं रोड अर्थिंग हो जाती है, प्लेट लगाते हैं तो प्लेट अर्थिंग हो जाती है। कोई भी अपन मशीन है, मशीन में लीकेज करंट आता है, तो लीकेज करंट को पृथ्वी में ग्राउंड करने के लिए क्या की जाती है? अर्थिंग की जाती है। और वो एक क्या है? सुरक्षा साधन है, जिससे मानव की सुरक्षा होती है। लीकेज करंट पृथ्वी में चला जाता है। पृथ्वी में जाने का कारण ये है कि अपने इंसान का प्रतिरोध होता है 10,000 से 1,00,000 ओम तक, जबकि अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना रखा जाता है? 1 ओम से कम रखा जाता है। लेकिन कई पृथ्वी की भी क्या है, कंडीशन अलग अलग होती है, कहीं पथरीली होती है, कहीं नरम होती है। तो नरम जमीन होती है, रेतीली जमीन होती है, वहां 3 ओम तक का रेजिस्टेंस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे बचने, उससे कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अर्थिंग में नमी बनानी पड़ेगी। नमी से क्या हो जाता है? अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाए। और अगर वहां नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? पैरेलल में एक दूसरा अर्थिंग बना करके उसको क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। उससे भी क्या होगा? अर्थिंग रेजिस्टेंस कम होगा। अब जैसे 3 ओम है, एक अपने 10,000 ओम है, तो करंट कहाँ जाएगा? 3 ओम। ठीक है।
रजिस्टेंस का काम क्या है कि विद्युत धारा प्रवाह मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। अब अपन 10,000 में तो ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी तो वहां तो आएगा नहीं, वो 3 ओम में चला जाएगा, तो अपनी क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। तो ये अर्थ टेस्टर से अपन अर्थिंग का रेजिस्टेंस मापेंगे, प्रैक्टिकल है, और उसका कितना ओम है, कितना ओम आपको करना है। एक होता है अपनी जो वैद्युतिक मशीनें होती हैं उसकी स्पीड मापने के लिए टेकोमीटर होता है, ये है टेकोमीटर, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, मोटर जनरेटर की स्पीड मापते हैं। ठीक है, ये तो अपने हो गए वैद्युतिक मापक यंत्र। एक होता है मल्टीमीटर, जो वैद्युतिक राशि की जो कॉमन राशि होती है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई, कंटिन्यूटी हो गई, इन सब को क्या करते हैं, कमांड मापने के लिए एक मीटर बना दिया जिसका नाम मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर भी कई प्रकार के होते हैं, एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल। तो ये तो हो गया डिजिटल, ये हो गया एनालॉग। ठीक है, अब मीटरों का कनेक्शन बताएंगे। अगला है कि अपने पास लैंप है, ये सोडियम वेपर लैंप, ये है मरकरी वेपर लैंप। एक होता है हेलोजन लैंप, और ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप, एलईडी लैंप, इनका भी आपको कनेक्शन सिखाएंगे। मेन कनेक्शन सोडियम और मरकरी का होता है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है ये, उनका तो 2 कनेक्शन है, फेज न्यूट्रल देना है, डायरेक्ट चल जाते हैं। इसमें क्या है, एक तो कैपेसिटर जुड़ता है, इग्नेटर जुड़ता है, और ये चौक जुड़ती। ठीक है, अपनी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ट्यूब की टेस्टिंग करनी है, इसमें भी क्या होता है, स्टार्टर लगता है, चौक लगती है, ट्यूब लगती है, तो इनकी टेस्टिंग करना है कि इसमें कौन सा खराब हो सकता है, कौन सा खराब है। ठीक है, उसका समांतर और सीरीज कनेक्शन भी बताएंगे 2 ट्यूबलाइटों का, और जो साधारण ट्यूबलाइट है उनका कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक जो चौक होती है उसका कनेक्शन, उसकी टेस्टिंग। ठीक है, आगे है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स होते हैं और एक वेरिएबल। फिक्स में तो जितना वो मान है वो ही रहेगा, इससे अपन मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। धातु के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो यूरिया का तार से बनाया जाता है, एक कार्बन रेजिस्टेंस होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबका आपको प्रैक्टिकल में बता देंगे। प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल चलेंगे, आपको ये बेसिक बता रहा हूँ कि अपन कौन कौन से प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए नाइफ स्विच, इनका कनेक्शन कैसे होता है। नाइफ स्विच का मतलब क्या होता है, ये होता है कि एक तरफ सप्लाई ऑन की जाती है तो एक ऑफ की जाती है। अब मान लो कि आपके पास अल्टरनेटर लगा हुआ है, तो लाइट जाने के बाद अपनी जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है, सप्लाई ट्रांसफार्मर में आई है तो ट्रांसफार्मर में कर दो, वहां से कट गई तो लाइट जनरेटर में कर दो। ये भी फेज क्रम के अनुसार सिंगल फेज का भी होता है और 3 फेज का होता है। ये सिंगल फेज का है और 3 वाला 3 फेज का है। ठीक है, जिसको अपन चेंज और स्विच भी बोलते हैं ना। फिर ये सर्किट ब्रेकर हैं, ये जो आईसीडीपी आईसीटीपी बोलते हैं ना आप, ये है आईसीडीपी आईसीटीपी। हाँ, इसमें सप्लाई को अपन इसी तरह जनरेटर से भी चला सकते हैं और ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हैं। और 3 वाला आईसीटीपी, 2 वाला आईसीटीपी। आईसीडीपी का पूरा नाम क्या है, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, आयरन ट्रिपल पोल क्लेड स्विच। ठीक है, एक होता है ये एयर सर्किट ब्रेकर, जो अपने विद्युत वितरण केंद्र होते हैं उस पे लगा होता है एयर सर्किट ब्रेकर। इसमें सप्लाई, इसमें कोई ऑयल, एक होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये एयर का मतलब होता है कि ये वायु से ठंडा होता है, गर्म होकर के पत्तियां क्या हो जाती हैं, फट जाती है। अब ये मान लो ऑन स्थिति में है और अब इस पर लोड पड़ेगा, पत्ती गर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, है ना। एक होता है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अपन वैद्युतिक वायरिंग परिपथ में मान लो 30 मिली एम्पियर से ज्यादा अगर करंट लीकेज हो रहा है तो ये क्या करेगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये भी वैद्युतिक वायरिंग परिपथ में लगाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये ELCB है, इसका भी प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये 3 फेज का है और ये सिंगल फेज का है। इसमें आपको प्रैक्टिकल करने 5 से 6 प्रैक्टिकल। कौन कौन से, एक तो उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग टेस्ट करना,
दूसरी इसमें ध्रुवता परीक्षण, पोलरिटी टेस्ट, ये करना है। पोलरिटी टेस्ट क्यों की जाती है? समांतर संयोजन करने के लिए। तो 2 प्रैक्टिकल हो गए। तीसरा इसमें 2 प्रकार के लॉस होते हैं, कॉपर और आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस कैसे निकालोगे आप इसका? शॉर्ट सर्किट से और ओपन सर्किट से आयरन लॉस। तो 2 हो गए लॉस ज्ञात करने के प्रैक्टिकल, एक तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण और एक ओपन सर्किट परीक्षण। 2 हो गए। 4 एक होता है इसकी ऑयल टेस्टिंग, जो बीडीवी 2 ऑयल टेस्टिंग किट है अपने पास, उससे ऑयल टेस्टिंग, ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, चालक क्षमता मापने के लिए बीडीवी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हाँ, के किलो पर एम। इसके अलावा इसमें एक होता है दक्षता, एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन। दक्षता क्या होती है? दक्षता मतलब सर वो कितना लॉस, आउटपुट और इनपुट का अनुपात ही होती है दक्षता। और वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड माइनस सेकेंडरी वोल्टेज पे सर, जैसे कि मतलब ऑफ लोड पे चलाते हैं, फिर लोड डालने में चलाते हैं, जब लोड हटाते हैं तो मतलब उसमें कितना वोल्टेज गिरा, हुआ। वोल्टेज रेगुलेशन। तो 7 से 8 प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर के, है ना। एक एक प्रैक्टिकल आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं, है ना। अब एक होता है अपने वैद्युतिक उपकरण, जैसे ये हो गई मिक्सर ग्राइंडर, ये हो गया हीटर, एक होता है सीलिंग फैन, एक होता है कूलर। तो इनके भी क्या करना, आपको कनेक्शन करना और टेस्टिंग करना आना चाहिए। तो ये भी अपने शेड्यूल के अंदर है, प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे। ठीक है। एक होता है वायरिंग के अंदर इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होता है? ये ग्राउलर है। ग्राउलर का क्या काम है? आप इन बताओ, एक बार बताओ इनके बारे में। अंगूठी और दिएगा। हाँ, इसके बाद में अपन चलेंगे वायरिंग के चैप्टर में। वायरिंग कई प्रकार की होती है, 7 से 8 वायरिंग है। एक तो आपको वायरिंग बोर्ड का कनेक्शन आना चाहिए। चाहे अपने को 10 उपकरण जोड़ने हो, चाहे 15 उपकरण जोड़ने हो, अपने रूल्स के अनुसार एक परिपथ के अंदर कितने पॉइंट होने चाहिए? 10 वाला जो तो उसमें 10 होते हैं, पावर वाले में 2 होते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो लाइटिंग लोड हो गया, एक पावर लोड हो गया। लाइटिंग लोड में 10 पॉइंट होने चाहिए। लोड की बात करें तो 800 वाट तक का लोड होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात करेंगे पावर लोड की, उसमें पॉइंट 2 होने चाहिए और लोड 3000 वाट होना। ठीक है। वो भी आपको रूल रेगुलेशन बताऊंगा मैं वायरिंग के, उसमें आपको समझा दूँ। उसके बाद में वायरिंग बोर्ड तैयार करने के बाद में आपको सीरीज समांतर कनेक्शन आना चाहिए, उसके साथ मिश्रित कनेक्शन आना चाहिए। और वायरिंग जैसे एक्सटर्नल वायरिंग और अलग वायरिंग होती हैं, जैसे जीना वायरिंग, उसका कनेक्शन थोड़ा चेंज होता है। गोदाम वायरिंग हो गई, हॉस्टल वायरिंग हो गई, हॉस्पिटल वायरिंग हो गई, टनल वायरिंग हो गई, कॉरिडोर वायरिंग हो गई। सीरीज लैम्प बनाना आना चाहिए, सीरीज समांतर लैम्प बनाना आना चाहिए। कि एक बार बार में पूछ रहे हैं एक प्रैक्टिकल और कि एक स्विच और एक सॉकेट है, एक लैंप से सीरीज भी होना चाहिए और वो समांतर भी जलना चाहिए। ठीक है। एक लैंप को जीना वायरिंग में अपने 2 जगह से कंट्रोल कर लेते हैं, आपको 10 जगह से कंट्रोल करना हो तो उसका कनेक्शन कैसे होगा वो भी आपको बताएंगे। 2 2 वे स्विच हैं, उनका इंटरमीडिएट स्विच कैसे बनाना है। 2 1 वे स्विच है, उसका इंटरमीडिएट स्विच कैसे बनाना है। ये सारे प्रैक्टिकल वायरिंग में आते हैं। और इन्वर्टर की वायरिंग का कनेक्शन कैसे होता है ये भी अपने शेड्यूल में, ये भी आपको बताएंगे। साथ में जो अपनी जो मशीनरी है, मशीनरी के प्रैक्टिकल भी बताएंगे आपको। ये अपने पास CRO है इधर,
इसको आपको ये पता होना चाहिए, आज तक आपने देखा है कि एसी की वेव फॉर्म ऐसी होती है, डीसी की ऐसी होती है, डीसी के अंदर भी पल्सेटिंग डीसी है, शुद्ध डीसी है ना। तो उसकी वेव फॉर्म आपने पेन से बनाया है। अब आपको दिखाएंगे कि इसमें सप्लाई देकर की वेव ये ऐसे चलती है और ये वेव इस प्रकार की रहेगी सीआरओ के माध्यम से, ठीक है। एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करना है और डीसी को एसी में कन्वर्ट कैसे होती है, वो अपना इन्वर्टर करता है डीसी को एसी में, और रेक्टिफायर या कोई भी अपने कम्यूटेटर के माध्यम से एसी को डीसी में बदल देते हैं, ठीक है। ये सीआरओ है, ये इसका फंक्शन जनरेटर है। ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल आएंगे उसमें आपको वेव फॉर्म दिखाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल हैं आपके डायोड की पहचान करना, ट्रांजिस्टर की पहचान करना, और हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाना, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाना, और हाँ सेंटर टाइप, ये छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसे सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना। तो ये प्रैक्टिकल आएंगे तब आपको सीआरओ का प्रैक्टिकल भी करवाएं। अब चलते हैं अपने मशीनरी की तरफ। जरूरत हो वहाँ कौन सी मोटर लगाएंगे अपने, यूनिवर्सल मोटर। ये है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें आपको जैसे अपने कोई चक्की वगैरह चलाते हैं तो ऐसे लोड में के लिए ये चलती है। एक अपना पानी की मोटर होती है जो पानी पंप बोलते हैं, टल्लू पंप बोलते हैं, है ना, वो भी होता है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की टेस्टिंग कैसे होती है और उसका कनेक्शन कैसे होता है, ये भी आपको इसमें सिखाएंगे, है ना। तो ये पहली मोटर तो कौन सी हो गई, यूनिवर्सल। फिर कैपेसिटर स्टार्ट। अब इस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर से अपन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी बनाएंगे, डबल कैपेसिटर की, ठीक है। देखिए ना, एक सिंगल की और एक डबल की। एक कैपेसिटर लगेगा, उसमें वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। केवल स्टार्टिंग के समय ही कैपेसिटर काम करता है, और रनिंग के समय जो काम करेगा वो मोटर कौन सी हो जाएगी, रन, ठीक है। ये होती है एसी सीरीज मोटर, जैसे डीसी सीरीज मोटर होती है ना, इसी प्रकार एसी सीरीज मोटर भी होती है। इसका भी आपको चला के दिखाएंगे एसी सीरीज मोटर को भी, है ना। एक होती है स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर क्यों बनाई गई है, स्लिप रिंग मोटर इसलिए बनाई गई कि 3 फेज मोटर की स्पीड को, अच्छा होता हाँ स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, इसकी स्पीड को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जबकि जो अपनी ये जो मोटर है इंडक्शन मोटर, इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, कर सकते, बहुत क्रिटिकल होता है इसमें, है ना। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज है तो इसमें 3 वाइंडिंग होंगी, सिंगल है तो उसमें 2 वाइंडिंग होंगी। सिंगल फेज मोटर में वैसे फेज के आधार पर देखा जाए तो वाइंडिंग एक ही होती है, लेकिन वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होने के कारण उसको क्या कर दिया, 2 भागों में डिवाइड करके 2 बना दिया, एक स्टार्टिंग है एक रनिंग। इसमें 3 हैं। तीनों वाइंडिंग की बात करें तो ये कितने डिग्री पर स्थापित हैं, 120, जबकि सिंगल फेज पर 90 डिग्री पे होती है ना। 3 वाइंडिंग है, 6 टर्मिनल हो गए। अब आपके एक वाइंडिंग का नाम ए रखना है, बी रखना है, सी रखना है, तो ए बी सी के अंदर A1 B1 C1 ये कैसे आपको टेस्ट करना है, टर्मिनल टेस्ट करना है, बताएंगे। इसकी भी टर्मिनल टेस्ट करने की 3 विधियां हैं, तीनों विधि बताएंगे आपको। उसके बाद में इसका स्टार्टर, इसको चलाने के लिए 4 प्रकार के स्टार्टर काम में लेते हैं। एक तो डियोल, स्टार डेल्टा में भी 2 आती हैं, 3 आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक और मैनुअल, ठीक है। इसके साथ ये तो हो गए साधारण स्टार्टर। एक आता है कॉन्टेक्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। हाँ ऑटो ट्रांसफार्मर वाले रही है तो स्किल टेस्ट नहीं पूछते, बेसिक बताएंगे आपको। बाकी स्टार डेल्टा स्टार्टर और डियोल स्टार्टर पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। नॉलेज आपको सब होना चाहिए, लेकिन जो अपने स्किल टेस्ट में उस पर ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। 3 कॉन्टेक्टर के हो गए, 4 बेसिक हो गए, एक डियोल हो गया, तो कितने हो गए, 3 3 6 7 8 स्टार्टर हो गए। स्टार्टर के कनेक्शन, इसमें भी फॉरवर्ड और रिवर्स हो रहे कनेक्शन करना है। फॉरवर्ड रिवर्स क्या है कि मोटर को बिना कनेक्शन चेंज करे स्टार्टर से अपन फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं, ठीक है। तो साथ में कॉन्टेक्टर वाले भी आपको बताएंगे। तो मोटर 3 हो गई, वैसे सिंगल फेज और 3 फेज हो गई मोटर हो गई। एक तो यूनिवर्सल कैपेसिटर स्टार्ट और 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये आ गई अपनी डीसी मोटर। डीसी मोटर में ये सीरीज मोटर है, ये शंट मोटर है और ये कंपाउंड मोटर है। इन मोटरों को चलाने के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर होने चाहिए। डीसी सीरीज को 2 पॉइंट से, शंट को 3 पॉइंट से और 4 पॉइंट से।
तीनों का स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग प्लस पावर वायरिंग, साथ में इनके टर्मिनल टेस्ट करना, कनेक्शन करना, मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाना, और साथ एक प्रैक्टिकल और है इसके अंदर इसकी स्पीड को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। वो भी मेथड है, एक तो होते हैं फील्ड डाइवर्टर और एक होता है आर्मेचर डाइवर्ट, है ना। तो ये आपको रेजिस्टेंस के माध्यम से इसकी स्पीड को भी क्या करना है, कम ज्यादा करना। ये भी प्रैक्टिकल में हर मोटर जनरेटर जो भी आ रहे हैं इसमें एक मोटर के साथ 4 प्रैक्टिकल है ना। ये हो गया जनरेटर। जनरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। एसी जनरेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। डीसी जनरेटर होता है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें अंतर ये होता है कि अगर डीसी जनरेटर है तो वो डीसी विद्युत वाहक बल जनरेट करेगा, और एसी जनरेटर है तो एसी विद्युत वाहक बल जनरेट करेगा। अगर एसी जनरेटर डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर को अपने मोटर भी बना सकते हैं और उसको जनरेटर भी बना सकते हैं। अगर उस डीसी मशीन है उसको अपन घुमाएंगे तो क्या करेगा, डीसी विद्युत जनरेट करेगा, और अगर उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं डीसी तो क्या करेगा, मोटर बन जाएगी। तो वो मोटर हो गई, ये जनरेटर होगा। जनरेटर क्यों कह दिया कि इसमें प्राइम मूवर लगा हुआ, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, इनको डीसी सप्लाई ही देनी पड़ेगी, इसको अपने घुमाकर डीसी सप्लाई जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंपाउंड और ये हो गया शंट। 2 प्रकार के जनरेटर है। सीरीज जनरेटर भी होता है, वो अपने उस कंपाउंड को बनाकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि सीरीज जनरेटर में अपने रूल्स के अनुसार उसका कोई उपयोग नहीं है, केवल बूस्टर जनरेटर के रूप में काम में लेते हैं, और उसको हमेशा लोड लगाकर ही चलाते हैं, तभी ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है। तो तीनों जनरेटर आपको सीरीज, शंट और कंपाउंड को घुमाकर ईएमएफ जनरेट करके सिखाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना मोटर और जनरेटर वाला। इधर है इसको बोलते हैं अपना एमजी सेट, है ना। एमजी सेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। तो ये जो एमजी सेट है ये हो गया डीसी टू एसी। ये है अल्टरनेटर, ये 3 फेज अल्टरनेटर है। इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे कि 3 फेज सप्लाई का जो अल्टरनेटर होता है उसमें 3 फेज भी होते हैं और 3 फेज 4 वायर भी होते हैं। अगर 4 वायर वाला है तो उसमें अपने सिंगल फेज भी प्राप्त कर सकते हैं, 3 फेज भी कर, और 3 वायर ही रहेगा तो 3 फेज के लिए ही रहेगा, ठीक है। इसमें ये अपने पास अगर आपको न्यूट्रल काम में नहीं लेना है तो 3 फेज सप्लाई ले लेंगे, अगर न्यूट्रल काम में लेना है तो सिंगल फेज सप्लाई। इसमें फेज और न्यूट्रल की पहचान कैसे होती है कि मान लो ये तो कलर कोड दे दिया आपने, फेज के कलर कोड कौन कौन से होते हैं, RYD। फेज और न्यूट्रल की पहचान करना, इसको घुमाना है, इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मापन करना है। लाइन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, 2 फेजों के मध्य वाला लाइन वोल्टेज, एक फेज एक न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज, ठीक है। साथ में ये डीसी टू एसी हो गया, इधर है एसी टू डीसी। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है, इसका कनेक्शन करना है, इसको चलाकर इसको घुमाएंगे डीसी जनरेटर को तो ये डीसी सप्लाई जनरेट करेगा। ये 2 तो हो गए एमजी सेट, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। 3 हो गए डीसी जनरेटर, 3 हो गए डीसी मोटर, और 3 हो गई एसी मोटर, ठीक है। तीनों एसी जनरेटर हो, मोटर हो, एमजी सेट हो, कम से कम एक मशीन में 4 प्रैक्टिकल है। तो कितने हो गए, 3 एसी मोटर हो गई, 3 डीसी मोटर हो गई, 3 डीसी जनरेटर हो गए, 3 ये एमजी सेट हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, 12, 15 प्रैक्टिकल हो गए। तो 15 थी 45 प्रैक्टिकल तो आपके यही हो जाएंगे छोटे छोटे, है ना, मोटर, और 45 प्रैक्टिकल छोटे मोटे वो। तो ये 80-90 प्रैक्टिकल सारे कुल मिलाकर। वो प्रैक्टिकल आपको मैं पर डे 7 से 8 प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा। पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद में आपने हाथ से करो और चलने दो, ठीक है, शेड्यूल के अनुसार। उसके बाद में अपने चलते हैं। ये ट्रेनर है, ये आपके काम का नहीं, ये ITI ट्रेनिंग के लिए लगते हैं। लोड का मान बढ़ाएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें भी कनेक्शन सीरीज और समांतर होता है। ये कनेक्शन भी आपको करवाएंगे खुलवा के इसको, है ना। तो इसमें सीरीज समांतर जो कनेक्शन होता है ना, उसमें ये प्रैक्टिकल आ जाएगा। एक होता है अपने पास 3 फेज सिस्टम है, इसमें आपके पास मान लो 3 फेज आ गए, एक न्यूट्रल आ गया। अब ये 3 फेज सिस्टम है, इसमें लाइट आ रही है ना,
इसको अपन चेंज और स्विच ही बोलते हैं। इसमें फेज कौन से रहेंगे, न्यूट्रल कौन सा है, जो अल्टरनेटर वाला बताया था ना, उस हिसाब से इसको भी अपने को टेस्ट करना है। इसमें लाइन वोल्टेज कौन सा है, फेज वोल्टेज कौन सा है, कौन सी विधि से अपन इसको चेक करेंगे। तो ये 3 फेज सिस्टम 4 वायर सिस्टम है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसके अंदर फेज न्यूट्रल की पहचान करना, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ज्ञात करना, ठीक है। 3 फेज सप्लाई से थोड़ा बच के रहना, है ना। जब तक आपको उस संबंध में नॉलेज नहीं रही तब तक कोई मशीनरी को छोड़ना नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल चलेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर अपने आप संभाल लोगे आप काम, है ना। ठीक, तो आपको इस सेशन के अंदर आपको ये तो अपन प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। मेहनत करो, सफलता पीछे पीछे दौड़ेगी आपके। आपको सफलता के पीछे नहीं दौड़ने की जरूरत है, सफलता आपके पीछे पीछे। मेहनत ऐसी करो ताकि सफलता धूम मचा दे, ठीक है। इसी के साथ हम नया सत्र स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।